Hope you all are in good spirits. Today I have come with another video on the topic nanotechnology. My name is Chitrikant Singh. Let's proceed. First we will see the overview of the topic. We will start with the origin of the concept of nanotechnology. हम देखेंगे कि कैसे nanotechnology का origin हुआ, कहाँ से start हुआ nanotechnology. Second is who coined the term, मतलब ये शब्द nanotechnology जो था वो किसने दिया. Third, definition of nanotechnology. nanotechnology को हम किस तरह से define कर सकते हैं, क्या definition है nanotechnology की. Fourth is generations of nanotechnology. nanotechnology कैसे कैसे बढ़ी हुई, लाइक कहाँ से शुरुआत हुई nanotechnology की और वो कैसे कैसे स्टेजेस में आगे बढ़ती हुई जा रही है वो देखेंगे. नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ nanotechnology. nanotechnology का क्या रोल है हमारी लाइफ में, मतलब कहाँ कहाँ यूज हो रही है nanotechnology, उसके ऊपर बात करेंगे. देन वी विल सी द नैनो मिशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया हमारी कंट्री ने एक नैनो मिशन लॉन्च किया था, उसको देखेंगे कैसे प्रोसीड कर रहा है, कब स्टार्ट हुआ. नेक्स्ट इज हाउ इनहेल्ड नैनो पार्टिकल्स इफेक्ट हेल्थ. कैसे ये नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं, छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स, ये हमारी हेल्थ को नुकसान करते हैं, स्वास्थ्य को इफेक्ट करते हैं, वो देखेंगे. देन विल कंक्लूड. लेट्स स्टार्ट. ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी. सबसे पहले बात करते हैं कि कहां से नैनो टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई. Ideas and concepts behind nanoscience and nanotechnology started with a talk entitled "There is plenty of room at the bottom." ये जो एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट भी कैसे आया, जैसे नॉर्मल बातचीत करते हुए, डिस्कशन करते हुए, आइडियाज प्रेजेंट करते हुए एक बातचीत हो रही थी. उस बातचीत का नाम था "There is plenty of room at the bottom." कि रूम के अंदर एक बहुत जगह है, मतलब नीचे की तरफ बहुत ज्यादा जगह है, मतलब नीचे हमेशा, इसका मतलब ये हुआ कि नीचे हमेशा जगह रहती है. देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम. फिर ये आइडिया किसने दिया? ये आइडिया दिया था फिजिसिस्ट रिचर्ड फेनमैन ने एट एन अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी मीटिंग एट द कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. तो ये जो था, मतलब ये जो आइडिया था, ये जो बातचीत हुई थी, ये कहां पे हुई? ये हुई आपकी अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी की मीटिंग हो रही थी, और वो जगह थी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. फिर ये कौन से ईयर में हुआ स्टार्ट? तो जो डेट थी दैट वाज दिसंबर 29, 1959. फिर फेनमैन जो थे उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ही डिस्क्राइब्ड अ प्रोसेस इन विच साइंटिस्ट्स वुड बी एबल टू मैनिपुलेट एंड कंट्रोल इंडिविजुअल एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. फेनमैन ने उस बातचीत के दौरान एक बात ये कही कि आने वाले समय में साइंटिस्ट उस स्थिति में होंगे कि वो इंडिविजुअल एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट कर पाएंगे और उन्हें कंट्रोल कर पाएंगे. तो कितनी छोटे लेवल पे हम मतलब अपना कंट्रोल करेंगे चीजों को, उसके बारे में फेनमैन ने बोला. सो वहां से स्टार्ट हुआ हमारा ये नैनो टेक्नोलॉजी. देन सेकंड पॉइंट इज हु कॉइन्ड द टर्म. मतलब ये टर्म पहले जो फेनमैन ने बात कही थी उसमें उन्होंने उस टर्म को डिफाइन नहीं किया था, उन्होंने केवल एक आइडिया अपना प्रेजेंट किया, और वो आइडिया डिस्कशन के दौरान मतलब बातचीत हुई इस आइडिया पे, और ये हुआ कि आने वाले समय में ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित होगी. फिर किसने ये फाइनली ये टर्म दिया? उनका नाम था प्रोफेसर नोरियो तानिगुची ऑफ टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस. उन्होंने डिफाइन एक्चुअली ये टर्म को डिफाइन किया. उन्होंने बोला कि ये जो टेक्नोलॉजी होगी इसका नाम होगा नैनो टेक्नोलॉजी, और ईयर कौन सा था? 1974. सो अगर हम ये बात करें कि जो टर्म है वो कब आया एग्जिस्टेंस में, तो 1974 में प्रोफेसर नोरियो तानिगुची टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस में उन्होंने इस टेक्नोलॉजी का नाम दिया, उसको बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी. अब ये नैनो टेक्नोलॉजी जो है, उन्होंने एक डेफिनेशन इसको फर्दर डिस्क्राइब किया. उन्होंने बोला कि दिस टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड टू डिस्क्राइब सेमीकंडक्टर प्रोसेसेस such as thin film deposition and ion beam miling exhibiting characteristic control on the order of a nanometer. तो नैनोमीटर की अगर हम बात करें तो नैनोमीटर होता है 10 to the power -9 मीटर, मतलब इतना छोटा जिसको हम नॉर्मली अपनी आंखों से ऐसे नहीं देख सकते. उसके लिए स्पेशल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट से ही उसको ऑब्जर्व किया जाता है. नॉर्मल हम ऐसे उसको विजिबल नहीं होता नैनो पार्टिकल, या वो क्योंकि वो नैनोमीटर स्केल पे होता है.
बहुत छोटा होता है उसका साइज, इसलिए उसको हम ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो वो कहाँ कहाँ यूज होंगे, वो सेमीकंडक्टर प्रोसेसेस में यूज होंगे। तो ये सेमीकंडक्टर प्रोसेस के दो एग्जांपल हैं, फर्स्ट इज थिन फिल्म डिपोजिशन एंड सेकंड इज आयन बीम माइलिंग। नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये कैसे डिफाइन किया गया है। तो इसमें हमारे 3 पॉइंट्स हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। नैनो टेक्नोलॉजी इज अ साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंडक्टेड एट द नैनो स्केल व्हिच इज अबाउट 1 to 100 नैनोमीटर्स। मतलब ये एक कॉम्बिनेशन है, मतलब ये एक साइंस एक तरफ हो गया, इंजीनियरिंग एक तरफ हो गया, टेक्नोलॉजी एक तरफ हो गया। तीनों को मिला दो, तीनों को मिला के उसको जो हम रिसर्च कर रहे हैं उसको नैनो टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं। और किस लेवल पे, नैनो स्केल के लेवल पे। तो जो नैनो स्केल का लेवल है वो क्या लेवल है, वो है 1 नैनोमीटर से लेके 100 नैनोमीटर तक। इसी के बीच में जो भी डायमेंशंस हैं वो नैनो स्केल में आएंगी। सेकंड पॉइंट है इसमें, इट रेफर्स टू द प्रोजेक्टेड एबिलिटी टू कंस्ट्रक्ट आइटम्स फ्रॉम द बॉटम अप यूजिंग टेक्निक्स एंड टूल्स बीइंग डेवलप्ड टुडे टू मेक कंप्लीट हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट्स। इसमें अब टेक्नोलॉजी के अंदर एक सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें नीचे से शुरुआत करनी है, मतलब बॉटम से अप जाएंगे इसके अंदर हम, और बॉटम से अप जाते हुए जो जो टेक्निक्स और टूल्स जो हम आज के में डेवलप कर रहे हैं उससे फिर हम एक हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट बना रहे हैं। मतलब कि जो स्टार्ट होगा प्रोसेस का वो होगा बॉटम से अप, और धीरे धीरे उसी के अंदर हमें मतलब टेक्निक्स और जो हम इनोवेशंस हैं जो भी हम कर रहे हैं मतलब प्रोसेसेस, उससे हम प्रोडक्ट्स अपने लॉन्च करेंगे। ये इस नैनो टेक्नोलॉजी की एबिलिटी है, ये इस तरह से काम करता है। थर्ड पॉइंट इज इट इज हाईली इंटरडिसिप्लिनरी इन्वॉल्विंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मटेरियल साइंस एंड द फुल रेंज ऑफ द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स। अब जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स एक सब्जेक्ट हुआ, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट हुआ, बायोलॉजी एक सब्जेक्ट हुआ। फिर हम अगर इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो इंजीनियरिंग में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हुई, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग हुई, अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी किसी एक पर्टिकुलर साइंस पे बेस ना होके ये एक एमलगेमेशन है, ये सबका मिलान है। मतलब फिजिक्स का भी यूज होगा इसके अंदर, केमिस्ट्री भी होगा, बायोलॉजी भी होगा, मटेरियल साइंस की बात करेंगे, फिर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन भी इसके अंदर कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है। तो एक ये इंटरडिसिप्लिनरी है, मतलब सबको मिला के नैनो टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, और किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कुछ यूज होता है, किसी दूसरे का दूसरा। तो इसका मतलब इट्स अ होलिस्टिक साइंस जिसमें बहुत सारी डायमेंशंस यूज होती हैं, इंजीनियरिंग डिसिप्लिन यूज होके एक फाइनल हम प्रोडक्ट बनाते हैं। सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। फोर्थ इज जनरेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो नैनो टेक्नोलॉजी की जनरेशंस, अब इसमें हम इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि हम मोबाइल की बात करते हैं तो उसमें भी अब जैसे हम जनरेशन की बात करते हैं तो मोबाइल भी स्टार्टिंग से कैसे स्टार्ट हुआ था, 1G, then 2G, then 3G, then 4G, then 5G। तो 4G हम आज की डेट में यूज कर ही रहे हैं एंड 5G भी आने वाला है, इट्स इन प्रोसेस। तो उसी तरह से कंपेयर किया जाता है नैनो टेक्नोलॉजी में भी, वो भी मतलब जनरेशन बाय जनरेशन चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एकदम से मतलब सीधे हम लेटेस्ट जनरेशन पे आ गए, वो भी कहीं ना कहीं स्टार्ट हुआ था। तो इसको किसने स्टार्ट किया, ये जनरेशन जो थी वो किसने दी? तो ये जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट था ये दिया था मिहेल माइक रॉको ऑफ द यूएस नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। ये एक पर्सन थे यूएस नेशनल नैनो टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के, उनका नाम था मिहेल माइक रॉको। उन्होंने डिस्क्राइब किए थे 4 जनरेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो इस तरह से डेवलप हो रही है। तो लेट्स स्टार्ट, पहला देखते हैं फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में अब इसमें हम इस तरह से देखेंगे इसको कि जनरेशन कौन सी है, फिर उस जनरेशन का नाम क्या दिया गया, एंड देन फिर उस जनरेशन के एग्जांपल्स क्या हैं। तो फर्स्ट जनरेशन है, उसका नाम था पैसिव नैनो स्ट्रक्चर्स, और उसके अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे तो उसमें एरोसोल्स आ जाएगा, कोलॉइड्स आ जाएगा, पॉलीमर्स आ जाएगा एंड सिरेमिक्स आ जाएगा। सो these are words या these are processes which we have learned in chemistry। केमिस्ट्री में हम लोग जानते हैं कि ये सब चीजें होती हैं। तो ये फर्स्ट फेज था, फर्स्ट जनरेशन थी, उनको बोला गया पैसिव नैनो स्ट्रक्चर्स। फिर उसके बाद धीरे धीरे और डेवलपमेंट हुआ, देन केम सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि पैसिव से नैनो स्ट्रक्चर्स चेंज हो गए, नाउ दे हैव कम टू एक्टिव नैनो स्ट्रक्चर्स, मतलब वो एक्टिव नैनो स्ट्रक्चर की जनरेशन कहलाने लगी। अब इसमें क्या क्या आएगा, इसमें एग्जांपल है इसके टारगेटेड ड्रग्स, बायो डिवाइसेस, एम्पलीफायर्स। एक्टिव का मतलब ये कि अब वो किसी मतलब एक तरह से
एक्टिवली काम करके किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज को हिट करेंगे या पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे या पर्टिकुलर बीमारी को दूर करेंगे। तो इस तरह से इसको नाम दिया गया जनरेशन को एक्टिव नैनो स्ट्रक्चर्स। फिर डेवलपमेंट होते होते हम पहुंचे थर्ड जनरेशन पे। उस जनरेशन का नाम था सिस्टम्स ऑफ नैनो सिस्टम्स, मतलब नैनो सिस्टम्स का भी एक सिस्टम। तो उसका अगर हम एग्जांपल देखें तो उसका एग्जांपल है 3D नेटवर्किंग। सेकंड एग्जांपल हुआ उसका रोबोटिक्स, जो आज की डेट में मतलब इसी पे 3D नेटवर्किंग पे भी काम हो रहा है, रोबोटिक्स भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बहुत तेजी से डेवलप हो रही है टेक्नोलॉजी रोबोटिक्स की। तो ये इस थर्ड जनरेशन नैनो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज्यादा आज की डेट में काम हो रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं जो है फोर्थ जनरेशन। उस जनरेशन का नाम है मॉलिक्यूलर नैनो सिस्टम्स, और इसके एग्जांपल हैं मॉलिक्यूलर डिवाइसेस बाय डिजाइन एंड एटॉमिक डिजाइन। अब और मतलब सोफिस्टिकेटेड हो गई टेक्नोलॉजी, मतलब फोर्थ जनरेशन में अब मॉलिक्यूलर लेवल पे बात हो रही है, मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे डिजाइनिंग की बात हो रही है या एटॉमिक डिजाइनिंग की बात हो रही है। तो दैट इज फोर्थ जनरेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से ये 4 जनरेशन हैं जिस तरह से नैनो टेक्नोलॉजी प्रोसीड करी राइट फ्रॉम फर्स्ट अंटिल फोर्थ। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, मतलब नैनो टेक्नोलॉजी हमें मतलब कैसे कहां होती है, तो उसके एप्लीकेशंस देखते हैं। फर्स्ट इसमें हम देखेंगे सीरियल नंबर, देन वी विल सी द एप्लीकेशन, देन वी विल सी द एग्जांपल्स। तो इसमें जो फर्स्ट है वो है एप्लीकेशन है एनर्जी स्टोरेज, प्रोडक्शन एंड कन्वर्जन। मतलब एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज हो रहा है नैनो टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन के लिए और कन्वर्जन के लिए। तो इसमें एग्जांपल में है फोटोवोल्टाइक सेल्स एंड ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डिवाइसेस, कार्बन नैनोट्यूब्स इन कंपोजिट फिल्म कोटिंग्स फॉर सोलर सेल्स। मतलब इसमें अब हम देख रहे हैं कि ये जो सोलर बेसिकली एनर्जी है उसको मतलब कि उसमें यूज हो रहा है, फोटोवोल्टिक सेल्स में यूज हो रहा है, या ऑर्गेनिक एलईडीज में यूज हो रहा है, लाइट एमिटिंग डिवाइसेस में, या कार्बन नैनोट्यूब्स में यूज होता है इसका। देन सेकंड इज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट। अब इस फील्ड में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजी की मदद से हम जितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी एनहांस कर पाएंगे उतना ही अच्छा है। तो इसमें कैसे यूज हो रहा है, इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो नैनोसाइड कैप्सूल्स फॉर हर्बिसाइड डिलीवरी, नैनो सेंसर्स फॉर सॉइल क्वालिटी एंड फॉर प्लांट हेल्थ मॉनिटरिंग। अब जैसे नैनो सेंसर्स फॉर सॉइल हेल्थ है, तो मतलब जैसे कि हम सॉइल की क्वालिटी कैसी है तो उसमें हमने मतलब नैनो सेंसर की मदद से हम पता कर सकते हैं कि सॉइल की कौन मतलब क्वालिटी किस लेवल की है, तो उसमें हम कौन सी क्रॉप लगाएंगे, तो ये हमें कौन बता देगा, ये हमें नैनो सेंसर बता देगा। या फिर सॉइल मतलब जो प्लांट है, जो हमने प्लांट लगाया है उसकी हेल्थ मतलब मॉनिटर करने के लिए कि वो प्लांट ग्रो कैसे कर रहा है, तो उसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो ये वाला जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वाला जो इसका नैनो टेक्नोलॉजी का रोल है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, और स्पेशली अगर हम अपनी कंट्री की बात करेंगे तो फिर जो प्रोडक्शन मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो उसको एनहांस करने के लिए भी कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है और करेगी। थर्ड जो एप्लीकेशन है नैनो टेक्नोलॉजी का वो है वाटर ट्रीटमेंट एंड रेमिडिएशन। कि जो पानी है, अब पानी की भी समस्या है कि जो पानी है वो प्योर हमें नहीं मिलता, तो उसका ट्रीटमेंट होता है अलग अलग टेक्नोलॉजी से, तो उसमें भी कहीं ना कहीं नैनो टेक्नोलॉजी अब धीरे धीरे यूज में आ रही है। तो उसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो नैनो मेम्ब्रेन्स फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, कि जो हमारे जो वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उसमें अब हम नैनो मेम्ब्रेन यूज करेंगे। डिसैलिनेशन मतलब जो वाटर का जो सैलिनिटी लेवल है उसको कम करने के लिए भी हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। एंड डिटॉक्सिफिकेशन, वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है नैनो टेक्नोलॉजी की, वाटर ट्रीटमेंट एंड रेमिडिएशन। नेक्स्ट इसका जो एप्लीकेशन है वो है मेडिकल फील्ड में ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स। कि ड्रग की डिलीवरी मतलब जो हम दवाई खा रहे हैं उसको जो मतलब जो उसकी डिलीवरी है, उसकी डिलीवरी का मैक्सिमम यूज कैसे हो जिससे कि मैक्सिमम हमें फायदा होना चाहिए, तो वो उसमें भी बहुत बड़ा रोल है नैनो टेक्नोलॉजी का। तो उसके अगर हम एग्जांपल्स देखेंगे तो दैट इज नैनो कैप्सूल्स एंड मतलब कैप्सूल बहुत छोटे नैनो की फॉर्म में, मतलब बहुत छोटे छोटे कैप्सूल्स, नैनो बायोमैग्नेट्स। तो इन दोनों का भी कहीं ना कहीं मेडिकल उसमें सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है टेक्नोलॉजी का। देन फिफ्थ एप्लीकेशन है इसका दैट इज हेल्थ मॉनिटरिंग, मतलब हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। जैसे कि इसमें एग्जांपल्स हैं नैनो ट्यूब्स एंड नैनो पार्टिकल्स फॉर ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कोलेस्ट्रॉल सेंसर्स। मतलब सेंसर्स लगा के जो कि नैनो
मतलब कि लेवल के होंगे, उनसे हम अपना ग्लूकोज लेवल मेजर कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी मॉनिटर हो सकती है उसकी, और कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल हमारी बॉडी में उसको भी मॉनिटर किया जा सकता है सेंसर्स की मदद से। ये जो इंफॉर्मेशन है ये सारी दी गई थी एक रिपोर्ट में, दैट इज पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साइंस रिपोर्ट, जो पब्लिश हुई थी 2005 में। सो ये एप्लीकेशंस हमने देखी नैनो टेक्नोलॉजी की। तो वैसे तो नैनो टेक्नोलॉजी का अगर हम वैसे देखें तो पता नहीं चलता कि कहां कहां यूज हो रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सारे स्फीयर्स, इतने सारे फील्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट फील्ड्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जहां पे भी ये इसका रोल हो रहा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। नाउ वी विल टॉक अबाउट आवर कंट्री, हमारे अपने देश की बात करेंगे। तो दैट इज द नैनो मिशन ऑफ इंडिया, कि हमारी कंट्री भी अब बहुत तेजी से इस नैनो टेक्नोलॉजी को प्रोसीड कर रही है और इसमें काम कर रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ने 3 मई 2007 में एक मिशन लॉन्च किया था। उस मिशन का नाम था नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नैनो मिशन, जिसको लॉन्च किया था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, तो मतलब हमने कहां से स्टार्ट करी, मतलब एक मिशन हमने लॉन्च किया कौन से साल में, 2007 में। उसका मिशन का नाम था नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नैनो मिशन। और वो कौन सी डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया, वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था। अब पर्पस क्या था, मतलब क्यों लॉन्च किया गया मिशन? उसका पर्पस था टू फॉस्टर, प्रमोट एंड डेवलप all aspects of nano science and nanotechnology which have the potential to benefit the country। मतलब प्रमोट करना इस नैनो टेक्नोलॉजी को, साइंटिफिक तरह से रिसर्च जो भी होगा वो उसको देखना, और सारे एस्पेक्ट्स को एनालाइज करना नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी के, जिससे कि हमारे देश में जो जो चीजें हैं तो जिनको इंप्रूव किया जा सकता है, बीट मेडिकल फील्ड, बीट एग्रीकल्चर फील्ड, मतलब किसी भी क्षेत्र में अगर नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो वो एनालाइज करना था इस मिशन का काम। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, मतलब इसके मिशन के ऑब्जेक्टिव्स भी रखे गए थे, तो वो क्या था? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च। देखिए, कोई भी रिसर्च अगर होगी तो उसके लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना जरूरी होता है। पहले जो इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए रिसर्च करने के लिए वो होने चाहिए, और जब वो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होंगे तब हम रिसर्च कर पाएंगे। और क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत स्मॉल उस पे स्केल पे रिसर्च होती है, तो इसके लिए सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। तो पहले हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तभी हम इसके अंदर रिसर्च कर सकते हैं और इसके अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो इसका था वो था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मतलब हमें एक ऐसी टीम तैयार करनी होगी, ऐसे साइंटिस्ट की जरूरत है जो इस फील्ड में आगे काम करेंगे और इसमें रिसर्च करके ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएंगे जिसका जो पोटेंशियल होगा वो इंडिया में के लिए बहुत अच्छा होगा, और हम उसको यूज करके अलग अलग स्फीयर्स में देश के लिए बहुत कुछ मतलब अच्छा कर सकते हैं। थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव था वो था इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पे जो रिसर्च हो रही है तो उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी हमें कोलैबोरेट करना है, हमें बातचीत करनी है। तो बातचीत करके जो वहां से मान लीजिए हमें कुछ ऐसा मिल जाता है जिसको हम अप्लाई करके अपने कोई प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं, या मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाता है जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं, तो वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का काम भी दिया गया इस मिशन को, वो भी इसका एक वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स था। अब ये मिशन जो स्टार्ट हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 2007 में, 5 साल के लिए था, 2007 से लेकर 2012। लेकिन 2012 में क्योंकि मिशन का जो रोल था, सिग्निफिकेंस था, उसको समझते हुए इस मिशन को एक्सटेंड कर दिया गया था, और अब फिर ये मिशन एक्सटेंड हो गया 2017 तक। तो मिशन वाज एक्सटेंडेड फॉर द 12th 5-year प्लान आल्सो, और जो 12th 5-year प्लान का ड्यूरेशन था वो था 2012 से लेके 2017। तो अब देखा जाए तो ये मिशन कब से कब तक चला? ये चला 2007 से लेके 2017 तक, 10 ईयर्स के लिए। अब कोई भी टेक्नोलॉजी अगर होती है तो हम उसके देखते हैं कि उसके डूज एंड डोंट्स या फिर उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज है उससे हमें फायदा ही फायदा होगा, उससे नुकसान भी है। तो अब ये नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं इनसे हमें नुकसान भी हो सकता है। तो यही हम इस पॉइंट है इस स्लाइड में कि हाउ इनहेल्ड नैनो पार्टिकल्स अफेक्ट हेल्थ, कि जो नैनो पार्टिकल्स हैं जो बहुत नैनो स्केल पे हैं, वो जब हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो कैसे हार्म कर सकते हैं या फिर कहां कहां हार्म कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है nanoparticles may cross the mucous membrane inside the nose and then reach the brain through the olfactory nerve। मतलब नैनो पार्टिकल्स जो है, मान लो कि हमने उसको इनहेल कर लिया, तो जो इनहेल हुए तो वो नोज के थ्रू जाके और वो फिर ब्रेन में भी हमारे जा सकते हैं और फिर ब्रेन में जाके डैमेज कर सकते हैं। तो ये इसका वन ऑफ द मतलब हार्मफुल इफेक्ट है नैनो पार्टिकल का। सेकेंड इज द इफेक्ट्स ऑफ इनहेल्ड नैनो पार्टिकल्स इन द बॉडी में इंक्लूड लंग इन्फ्लेमेशन एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। अगर फिर नैनो पार्टिकल्स हमारे शरीर में चले जाते हैं ज्यादा मात्रा में, तो वो कहां कहां इफेक्ट कर सकते हैं? लंग्स में भी इफेक्ट कर सकते हैं और हार्ट की भी दिक्कत हो सकती है। तो ये इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स है नैनो पार्टिकल्स का, इसका ध्यान रख के चलना है। नाउ वी कंक्लूड।
Nanotechnology could be both relevant and appropriate to sustainable development practices in India. अब जैसे हम सब लोग देखते रहते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, बात हो रही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, मतलब हमें ऐसा डेवलपमेंट नहीं करना कि आप मतलब हम कुछ डेवलप करें वो आज की जनरेशन के लिए तो फायदेमंद हो, लेकिन जो हमें नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए वो मतलब कि कहीं ना कहीं परेशानी कर दे या कोई मान लीजिए ऐसी मतलब दिक्कत खड़ी कर दे, हमें ऐसा नहीं करना। हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, मतलब आज की जो हमारी जो रिसर्च है, जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इस तरह से चलता रहे कि नेक्स्ट जनरेशन को भी उसका फायदा मिले, फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन को भी उसका फायदा मिले, मतलब कि इसी तरह से डेवलपमेंट होता रहे सस्टेनेबली। ऐसे ना हो कि हम पूरा मतलब कि टेक्नोलॉजी का यूज कर लें और फिर नेगेटिव एस्पेक्ट्स ले नेक्स्ट जनरेशन हो, वो नहीं काम करना। तो नैनो टेक्नोलॉजी भी को भी उसी तरह से लेना है कि वो इस तरह से उसको डेवलप करना है, विकसित करना है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो आइडिया है, जो हमारा एस्पेक्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसको मतलब कि सपोर्ट करे। सेकंड है इसमें द डेवलपमेंट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड साइंस इन इंडिया हैज ह्यूज पोटेंशियल टू हेल्प द कंट्री टू एड्रेस societal challenges such as provision of drinking water, healthcare, etc., and simultaneously achieve economic gains through growth in the nanotech-based industrial sector. अब देखिए इसमें हमें दोनों एक्सपेक्ट्स पे ऊपर ध्यान देना है। फर्स्ट है सोसाइटल एक्सपेक्ट्स। सोसाइटल एक्सपेक्ट में क्या किया जाता है, ये सोसाइटल चैलेंजेस अगर हम देखें तो क्या किया जाता है, पहले कि पानी, पीने का पानी, पीने के पानी में अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी की हेल्प से, जैसे हमने अभी देखा था उसके एप्लीकेशंस में, कि उसको अगर हम प्यूरिफाई करते हैं या फिर हम ऐसी मेम्ब्रेन्स यूज करते हैं जो नैनो टेक्नोलॉजी हेल्प से बेटर मतलब ड्रिंकिंग वाटर दे पाए, जो है ना, तो उसमें यूज कर सकते हैं। हेल्थ केयर में हमने देखा था यूज होता है नैनो टेक्नोलॉजी का। तो एक तो इन एस्पेक्ट्स में मतलब सोसाइटल वाले में हम इसका रोल देख रहे हैं। दूसरा अब इकोनॉमिक कैसे हो सकता है, इकोनॉमिक्स में हमने देखा, इकोनॉमिक फील्ड में हमने देखा कि इंडस्ट्रीज में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम उस लेवल पे मतलब चीजें बना सकते हैं जिससे कि बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाए और फायदा हो। जैसे रोबोट्स का जो अभी डेवलपमेंट हो रहा है, जो कि रोबोट्स का डेवलपमेंट थर्ड जनरेशन में हमने देखा था, तो उस तरह से भी डेवलपमेंट हो सकता है। तो सोसाइटल इसके यूसेजेस भी हैं एंड इकोनॉमिक यूसेजेस भी है, दोनों तरह से। इंडियाज अर्ली इन्वॉल्वमेंट with various international or intergovernmental organizations such as International Standards Organization, ISO, Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, for the development of standards, safe lab practices and risk governance is quite significant. India actually हमारी कंट्री ने बहुत मतलब जब से ये स्टार्ट हुआ था नैनो मिशन, तब से बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है हमारा इसमें, और हम अलग अलग इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन हुआ जो कि अपना एक सर्टिफिकेशन देती है मतलब अलग अलग चीजों को, उसके साथ हमारा कांटेक्ट है। हमारा कांटेक्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के साथ है, जिससे कि ऐसे स्टैंडर्ड्स डेवलप किए जाएं, ऐसी प्रैक्टिसेस डेवलप किए जाएं जो कि सेफ हों, मतलब कि लैब में अगर रिसर्च भी हो रही है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड्स के थ्रू रिसर्च हो, जिससे कि नैनो टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव यूज किया जाए और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को धीरे धीरे कम कर दिया जाए। और जो रिस्क गवर्नेंस है, मतलब जो रिस्क है नैनो टेक्नोलॉजी से, उसको हमें कहीं ना कहीं मिनिमाइज करना है, क्योंकि तभी ये टेक्नोलॉजी मतलब सक्सेसफुली हम इसको विकसित कर सकते हैं। So that is the conclusion and that's what the basic about this topic, नैनो टेक्नोलॉजी। इस टॉपिक में हमने अभी तक बेसिक्स देख लिए नैनो टेक्नोलॉजी की, कहाँ से नैनो टेक्नोलॉजी ओरिजिनेट हुआ, किसने नैनो टेक्नोलॉजी का टर्म इनोवेट किया, किसने बताया कि इस टेक्नोलॉजी को हम नैनो टेक्नोलॉजी कहेंगे। देन हमने देखा कि इस नैनो टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस क्या थे। देन हमने एक चीज देखी कि जनरेशंस, कैसे नैनो टेक्नोलॉजी बड़ी हुई, कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे कैसे मूव कर रही है। फिर वैसे करते हुए हमने फिर देखा कि कैसे ये हार्मफुल हो सकती है, and then we have finally concluded. Thank you so much for learning about this lesson. And if in case of any query, do mail us at ambitiousbaba1@gmail.com.